नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा अनअकैडमी के बिगनर टू मास्टर प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो ये कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुपिंग। तो फर्स्ट पार्ट में जो हमने देखा था आसियान के बारे में जाना, G20 के बारे में जाना और क्वाड क्या होते हैं, क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी है, किसका ग्रुप है, क्या इनका मेन फंक्शन है, उन सब के बारे में जाना, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा। आप उसी सीरीज को आगे करेंगे और आपको मुझे लगता है कि अभी अब दिक्कत नहीं हो रही होंगी। जैसे आसियान, जो आसियान के अंदर 10 देश थे, नाम कैसे याद किया जाए, फिर आसियान +3 आया, आसियान +6 आया, फिर इसी तरीके से संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन आया, क्वाड आया। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी उनको याद करने में। इसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी ग्रुप अगर उसके अंदर 20 से ज्यादा कंट्रीज के नाम है तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी इतना भी कातिल नहीं है कि आपसे इस तरीके के सवाल पूछेगा कि जिसमें 40-40 या 25-25 या 30-30 35-35 कंट्रीज के नाम हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुश्किल है, इस तरीके से नहीं पूछता है। आप पिछला प्रीवियस ट्रेंड्स भी देख सकते हैं। तो हम लेकिन उसके बावजूद भी जो लगभग 20 कंट्रीज हैं, जो 20 देश हैं जिसके अंदर कंट्रीज इस ग्रुप के अंदर, वो मैं आपको याद करा दूं। जैसे मैंने आसियान आपको कराया, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन याद कराया। दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें देखते हैं कि क्या कोई भी ग्रुप का क्या मेन फंक्शन है, क्या है वो ग्रुप और कौन कौन से देश मेंबर्स हैं, या कोई रिसेंट समिट हुई है तो उस पर हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेशनल ग्रुपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उससे पहले एक बार जान लेते हैं कि क्यों स्टूडेंट्स को अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहिए। तो यहाँ पर डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस होती हैं, तो जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज हैं, आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। डेली बेसिस पर लाइव टेस्ट क्विज होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स की बात की गई यहाँ पर, यानी एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में कुछ और आए और आपको पढ़ा कुछ और दिया जाए, नहीं। और अनलिमिटेड एक्सेस की बात की गई। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है, सपोज कीजिए आपने यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लिया है, तो जितने भी नंबर ऑफ एजुकेटर यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में पढ़ा रहे होंगे, आप किसी की भी क्लास को जाके एनरोल कर सकते हैं। ये नहीं होगा कि आपको एक पर्टिकुलर टीचर से ही पढ़वा दिया जाएगा या फिर आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन दिया गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, इसको आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप कंप्लीट लाइव क्लासेस इन पॉकेट। एक बार आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स, 100 टॉप मोस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं, आप किसी की भी क्लास को जाके एनरोल कर सकते हैं, लाइक सुदर्शन गुजर, मुन्नाल पटेल। अब बात करते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के टाइप की, अमाउंट की, ड्यूरेशन की और कैसे आप डिस्काउंट कर सकते हैं। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की। देखिए, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस की फैसिलिटी मिलेगी, तो जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, आप एजुकेटर से पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी मिलेगी डेली बेसिस पर, तो उस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बच्चों खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन की ड्यूरेशन की बात करूं तो 1 महीने से लेकर 36 मंथ का ड्यूरेशन दिया गया आपको। अगर आप नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन को अगर लेते हैं तो इसका अमाउंट है 49,500 रुपीज। 24 मंथ्स का जो प्लान है उसका अमाउंट है 72,000 रुपीज। वहीं जो 36 मंथ्स का जो प्लान है उसका अमाउंट है 90,000 रुपीज। ये तीनों के तीनों जो प्लान है, बाकी जो प्लान है ये सभी के सभी, जो इसमें अगर आप इनमें से कोई भी प्लान परचेज करते हैं तो यू कैन टेक अ 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग माय रेफरल कोड, दैट इज RSB1। आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। अब बात करते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस की। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या है कि नॉर्मल सब्सक्रिप्शंस के मुकाबले काफी सारी और फैसिलिटीज ऐड कर दी हैं फ्रॉम द साइड ऑफ अनअकैडमी। जैसे आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा, डेली बेसिस पर जो मेंस के लिए क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपको स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस के 12 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं तो योर अमाउंट विल बी 69,500 रुपीज। अगर आप 24 मंथ्स के प्लान के लिए जाते हैं तो इसका अमाउंट है 1,07,000 रुपीज। वहीं अब अगर आप 36 मंथ के प्लान के लिए जाते हैं तो इसका अमाउंट है 1,41,000 रुपीज। यहाँ पर भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड, दैट इज RSB1। आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब बच्चों, ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट जो अनअकैडमी पर डिफरेंट एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। जैसे आपका, अगर मैं लिटरेचर की बात करूं तो उसमें मैथिली है, हिंदी है, कन्नड़ा है, इंग्लिश है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के सब्सक्रिप्शंस की बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर 12 मंथ्स की बात करूं तो इसका अमाउंट है 27,500 रुपीज। 24 मंथ्स की प्लान की अगर बात करूं तो इसका अमाउंट है 40,000 रुपीज। वहीं अगर 36 मंथ के प्लान की बात करूं तो इसका अमाउंट है 50,000 रुपीज। इन सभी प्लान में आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माय रेफरल कोड, दैट इज RSB1। आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे बच्चों तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर?
चलिए, दिस वन इज समथिंग अबाउट मी, ये कुछ मेरे बारे में बताया गया है। मेरा नाम राहुल शर्मा है, मैंने एमटेक किया है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, पिछले 10 सालों से टीचिंग कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो रिलेटेड है आपके यूपीएससी से, उन सभी को पढ़ने पढ़ाने का शौक है। इसी शौक ने बहुत सारे स्टूडेंट को यूपीएससी सीएससी में उनके मुकाम तक पहुंचाया है। ये मेरा अनअकैडमी का, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपकी इश्यूज है रिगार्डिंग योर स्टडी, मेरे से चैट कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम कॉल कर सकते हैं इफ यू हैव एनी इश्यूज रिगार्डिंग योर स्टडी। दिस वन इज माय टेलीग्राम प्रोफाइल लिंक, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ मुझे फॉलो करेंगे तो जो भी मेरी अनअकैडमी के ऐप पर वीडियोस आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, अकेडमी के जो ऐप है वहां पर स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं मैं फॉर इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह। जो रमेश सिंह जी ने बुक लिखी इंडियन इकोनॉमी, उसको हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं 1 बाय 1। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंटरनेशनल ग्रुपिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, और इसमें ये पार्ट नंबर 2 है। कल हमने पार्ट नंबर 1 किया था, ठीक है। पार्ट नंबर 2 इस सीरीज को बढ़ाएंगे। एक्चुअली इस क्लास को मैं 2 3 4 पार्ट में लूंगा, ठीक है, ताकि आपको एक एक ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो। तो लास्ट क्लास में जो हमने ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, यानी जैसे आसियान देखी थी, क्वाड देखी थी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन देखा था, और G4 देखा था, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो हमारा पहली ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो पहला ग्रुप है दैट इज यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। क्या है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन? ये है क्या, पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं, व्हाट इट इज, ये है क्या। तो बच्चों इट इज एन इकोनॉमिक यूनियन। तो मैंने बताया था जब भी आप इकोनॉमिक वर्ड आ जाए तो समझ जाइए इट इज रिलेटेड टू बच्चों ट्रेड, ये आपके ट्रेड से संबंधित होगी। तो क्या इट इज इकोनॉमिक यूनियन ऑफ द स्टेट्स लोकेटेड इन द नॉर्थर्न यूरेशिया, यानी कि नॉर्थ यूरोप के एशिया, नॉर्थ यूरोप एशिया में जो कंट्रीज हैं उनका ये क्या है, बेसिकली क्या है, ये एक ग्रुप है, ठीक है। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 2015 में हुआ था। कौन कौन इसके मेंबर हैं? 5 कंट्रीज के मेंबर हैं। कौन कौन से? अर्मानिया, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे अर्मानिया को जगह दी गई है। अर्मानिया, ठीक है, अजरबैजान आप सुन रहे होंगे, अर्मानिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड रशिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो ये आप ये 5 की 5 कंट्रीज हैं, ये जो 5 कंट्रीज हैं, तो मैंने आपको बताया ना इकोनॉमिक का मतलब हो गया ट्रेड। तो क्या करते हैं, इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज एंड पीपल्स, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, बेसिकली जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी आदान प्रदान हो रहा है उस पर किसी भी तरीके की कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगा रहे हैं। दैट इज द फ्री, बेसिकली फ्री ट्रेड की बात करते हैं, एक दूसरे से बच्चों फ्री ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे ही मैंने आपको जैसे बताया, कहीं भी अगर वर्ड इकोनॉमिक आ जाए, अगर कुछ देश जो संगठन बनाते हैं या ग्रुप बनाते हैं और उनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, तो इट्स मींस वो फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड विदाउट एनी ड्यूटी, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो 5 मेंबर, अब थोड़ा मैप से बता देता हूं कौन कौन सी कंट्री है। तो देखो, हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पढ़े थे, एससीओ में कौन कौन सी कंट्री पढ़ी थी? रशिया इज द मेंबर ऑफ, ठीक है, रशिया इज द मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। तो याद रखिए, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान इज द मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हम याद कर चुके। बस इसमें 2 चीज और याद रखनी है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अर्मानिया, बी फॉर बॉल, बी फॉर बेलारूस। अर्मानिया एंड बेलारूस को और जोड़ दीजिए, यानी कि आप रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अर्मानिया और बेलारूस, ये 5 नेशन है, ठीक है। यहां पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपके जो यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन है, इनमें से कौन सी कंट्री कॉमन है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में? तो ये आपको पता होना चाहिए, रशिया, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान इज आल्सो द पार्ट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या अर्मानिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? सो आंसर इज नो। अर्मानिया इज द पार्ट ऑफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है। एंड बेलारूस इज आल्सो द, क्या है, किसका मेंबर है? यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, नॉट द मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली चीजों को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए आप। जब चीजों को कोरिलेट करेंगे तो सही आंसर आएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसी अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसको बोलते हैं एनएसजी, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। अब समझो एनएसजी क्या है। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर होता है बच्चों जो सरप्लस में हो, क्या हो?
जो सरप्लस में हो। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास ये 1 लाख मार्कर हैं, तभी तो इसको आगे सेल करूंगा क्योंकि मेरे पास सरप्लस में, मेरे पास ज्यादा है। मान लीजिए मेरे पास 2-3 मार्कर है तो मैं क्यों करूंगा इसको सेल करूंगा, मैं तो अपने यूज के लिए इस्तेमाल करूंगा। तो सरप्लस का सप्लायर मतलब जो सप्लाई कौन करता है चीजों को, जिसके पास चीजें सरप्लस में हो। तो समझते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है क्या, व्हाट इट इज, ये है क्या। तो क्या, इट इज ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज। क्या बच्चों, it is a group of nuclear supplier countries that seeks to prevent nuclear proliferation by controlling the export of materials, equipments and technology that can be used to manufacture nuclear weapons। अब समझो ये क्या है, ये तो एक आप बोलेंगे सर ये तुमने पढ़ दिया, अब समझिए बेसिकली क्या है। ऐसे देश जिनके पास जो न्यूक्लियर मटेरियल सरप्लस में है, न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और आपकी क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स, अगर ये तीनों के तीनों किसी कंट्री के पास सरप्लस में है, ठीक है, तो ऐसी कंट्रियों का कुछ ग्रुप क्या हुआ, एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, क्या, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। क्या बनाया, जिनके पास ये तीनों की तीनों चीजें सरप्लस में है, उन्होंने क्या करा, एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, क्या करा बच्चों, ग्रुप बनाया। और एक ग्रुप इसलिए बनाया, इन सभी ने ग्रुप बना के फाइनली ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, हम किसी भी देश को ना तो न्यूक्लियर मटेरियल, ना ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, ना ही न्यूक्लियर इक्विपमेंट किसी भी देश को देंगे, किसी भी देश को सेल नहीं करेंगे। और कब तक सेल करेंगे, जब तक कि वो आपकी एनपीटी, जब तक कि वो एनपीटी पे साइन नहीं करेगा, जब तक कि वो आपकी एनपीटी पर बच्चों साइन नहीं करेगा, जब तक एनपीटी पे साइन नहीं करेगा, जब तक क्या नहीं करा जाएगा, जब तक किसी भी तरीके का क्या नहीं प्रोवाइड किया जाएगा उसको, किसी भी तरीके का ये आपका न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर इक्विपमेंट सप्लाई नहीं किया जाएगा। तो इन देशों ने एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और क्या कंडीशन रख दी कि हमारे पास सरप्लस है, तो जब सरप्लस में तो सेल करेंगे। अब सेल करेंगे, अगर इनसे कोई प्रोडक्ट, किसी देश को प्रोडक्ट चाहिए तो पहले उसे एनपीटी पे साइन करना होगा और एनपीटी पे साइन करके इनसे मटेरियल ले सकता है। ये इन्होंने कंडीशन रख दी। क्यों इन्होंने ऐसे किया, ताकि कोई भी देश इनसे मटेरियल ले जाए और न्यूक्लियर बम ना बना ले, न्यूक्लियर वेपन्स ना बना ले। तो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोलिफरेशन, प्रचार प्रसार रोकने के लिए इन्होंने कुछ, ये सारे देश मिले, कुछ देश मिले और देश मिलकर कितने हैं, ये 48 देश मिलकर इन्होंने ग्रुप बनाया जिसको कहते हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स। और ये वे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर इक्विपमेंट सरप्लस में, ये इन प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, इन चीजों को सेल करते हैं। लेकिन इनसे अगर किसी देश को कोई ये तीनों चीज खरीदनी है तो उससे पहले उसको एनपीटी पे साइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन करना पड़ेगा। अब 48 मेंबर है, क्या याद करने हैं, नहीं याद ही नहीं होंगे, और हो भी गए तो भूल जाओगे, ठीक है, नहीं याद करने। अब सवाल उठता है यहां पर कि याद करना है, तो इसमें ये याद करना कि मेंबर कौन कौन नहीं है, कौन कौन मेंबर नहीं है। तो याद रखो, इंडिया, यानी हम लोग इसके मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट ए मेंबर, पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर, इजराइल इज नॉट ए मेंबर और नॉर्थ कोरिया इज नॉट ए मेंबर। ठीक है, अभी तक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के ये मेंबर नहीं है, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। थोड़ा नॉर्थ कोरिया के बारे में और जानेंगे कि क्या पहले नॉर्थ कोरिया इसका मेंबर हुआ करता था या नहीं हुआ करता था, उस पर आगे बात करेंगे। ठीक है, यानी कि इससे किसी को भी अगर प्रोडक्ट लेना है, इससे किसी को प्रोडक्ट लेना है तो इसके लिए इसका मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आपका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप से अगर किसी को मटेरियल लेना है तो इसका मेंबर बनना पड़ेगा। इसके मेंबर बनने के लिए एनपीटी पे साइन करना पड़ेगा। तो एनपीटी समझते हैं, अब एनपीटी क्या है बच्चों, तो क्लियर है ना आपको, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का कौन कौन मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट मेंबर, पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर, इजराइल इज नॉट ए मेंबर और नॉर्थ कोरिया इज नॉट ए मेंबर। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर, क्लियर है आपको यहां तक। चलिए अब बात करते हैं एनपीटी की, कि एनपीटी क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी क्या है, एनपीटी की फुल फॉर्म क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब देख लेते हैं ये क्या है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स का प्रचार प्रसार रोकने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स का प्रचार प्रसार ना हो, तो जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप हैं जिनके पास
न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सरप्लस में है, उन देशों ने क्या रखा, एक टर्म एंड कंडीशन रख दी कि अगर आपको मेरे से मटेरियल चाहिए तो आपको एनपीटी पे साइन करना होगा। क्या करना होगा, एनपीटी पर साइन करना होगा, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर, कि आप आने वाले समय में क्या करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स का क्या नहीं करेंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। ठीक है, क्या नहीं करेंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। तो अभी तक 4 स्टेट, ये 4 देश हैं जिन्होंने कभी भी आज तक एनपीटी पे साइन नहीं किए। उसमें कौन कौन है आपका, इंडिया, इंडिया ने कभी नहीं किया एनपीटी पे साइन। इजराइल, इजराइल ने कभी साइन नहीं करे। पाकिस्तान ने कभी साइन नहीं करे। और साउथ सुडान कभी इन कंट्रीज ने, ये इंपोर्टेंट है, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सुडान ने कभी भी एनपीटी पे साइन नहीं की बच्चों। ठीक है, उसके अलावा अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने वाली बात है। क्या है, नॉर्थ कोरिया ने 12 दिसंबर 1985 को एनपीटी पे साइन कर दिया था। कब, 12 दिसंबर 1985 को एनपीटी पे साइन कर दिया था। लेकिन 10 जनवरी 2003, कब बच्चों, 10 जनवरी 2003 को इसने क्या करा, इस संधि से अपना नाम वापस ले लिया, क्या मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया क्या था, देख रहे हैं आप, नॉर्थ कोरिया आज इसका मेंबर नहीं है, इसका एनएसजी का। तो क्यों नहीं मेंबर है, क्योंकि इसने इस पे से साइन वापस ले लिए। और आपको क्लियर मैंने बता दिया, अगर किसी को भी एनएसजी से, एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से, जिसमें 48 मेंबर्स है, अगर वो देश जो इस किसमें सरप्लस है, न्यूक्लियर मेटेरियल में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स में जो सरप्लस है, अगर उन देशों से कोई भी मटेरियल चाहिए, इन तीनों में से कोई भी चीज चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको एनपीटी पे साइन करना होगा। इंडिया ने कभी करा नहीं है। ठीक है, इंडिया ने कभी किया नहीं है। क्लियर आपको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। इसको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, जिसको बोलते हैं एमटीसीआर। क्या बोलते हैं बच्चों, एमटीसीआर। ये है क्या, व्हाट इट इज, तो क्या, इट इज ए मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम, यानी कि एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करने वाली, क्या करने वाली, एक्सपोर्ट पे कंट्रोल करने वाली। अब क्या एक्सपोर्ट कंट्रोल करने वाली, सुनिए, इट इज एन इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी पार्टिसिपेशन अमंग 35 कंट्रीज, 35 ऐसे देश हैं जिसके बीच में पार्टनरशिप हुई हुई है। क्या, टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ कैरिंग अबव 500 kg पेलोड फॉर मोर देन 300 किलोमीटर। ये देखो क्या, 35 देशों का एक ऐसा समूह है बच्चों, समझिए इसको, जो बात करता है किसकी, प्रचार प्रसार के रोकने की। ये प्रचार प्रसार रोकने की, किसके प्रचार प्रसार रोकने की, ऐसी मिसाइल की और ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल की। ऐसे मतलब व्हीकल मतलब ऐसा, जैसे आपके ड्रोन होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, आदमी नहीं होता, इंसान नहीं होता, तो अनमैन्ड, तो ऐसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है, और मिसाइल की जो, ठीक है, जो 500 किलो से ऊपर पेलोड, यानी विस्फोटक ले जाए 500 किलो से ऊपर, ठीक, पेलोड ले जाए, और फॉर मोर देन 300 और 300 किलोमीटर दूर तक जा सके। ठीक है, तो ऐसी टेक्नोलॉजी को, ठीक है, ये क्या करते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। ठीक, तो ये ऐसे देश हैं। तो देखिए, प्रिवेंट द प्रोलिफिकेशन, दोबारा पढ़िएगा, इन प्रिवेंट द प्रोलिफिकेशन ऑफ मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स टेक्नोलॉजी कैपेबल ऑफ कैरिंग अबव 300 kg पेलोड फॉर मोर देन 300 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आपको इसका मेंबर बनना है तो आपको ये टेक्नोलॉजी पे किसी पे भी आप क्या नहीं होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी को आप क्या नहीं करेंगे, इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंडिया ने क्या करा, रिसेंटली इसके अंदर स्थान पाया। इंडिया रिसेंटली गोट प्लेस्ड, अभी हाल ही में रिसेंटली इंडिया ने इसमें स्थान पाया है, और चाइना इसका मेंबर नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि इसके टोटल मेंबर कितने हैं, बहुत सारे कंट्री मेंबर्स हैं इसके, तो इसका इंपॉर्टेंट ये है, चाइना इज नॉट ए मेंबर। और इंडिया क्या, इंडिया ने अभी हाल ही में कुछ साल पहले ही
इसमें क्या किया, इसका मेंबर बना है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, ठीक, यानी कि ये क्या करता है, ऐसी टेक्नोलॉजी को क्या करता है, ये ऐसे देश हैं जो क्या करता है, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी मिसाइल से संबंधित टेक्नोलॉजी जो ऐसी मिसाइल जो 500 किलो से ऊपर का पेलोड ले जा सके और कितना 300 किलोमीटर दूर जा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी को क्या करता है, ऐसी टेक्नोलॉजी को शेयर करने से क्या करता है, रोक लगाता है ताकि उसका प्रचार प्रसार ना हो। ठीक है, और इंडिया ने अभी हाल ही में इसका स्थान पाया, तो अभी इंडिया को टेक्नोलॉजी मिल सकती है। खैर इंडिया तो 5,000 किलोमीटर तक भी मिसाइल की बात करता है आजकल। ठीक, क्लियर है आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। चलिए नेक्स्ट है वेसेनार अरेंजमेंट, समझिएगा वेसेनार अरेंजमेंट। अब क्या है, ये ए वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम हुज 42 मेंबर्स। अब 42 मेंबर है, क्या याद करना है, नहीं याद करने, बाकी जो 42 मेंबर्स के नेम से नहीं याद करने, जो 42 कंट्रीज हैं उनके नाम नहीं याद करने। भाई अगर याद ही करोगे तो भूल जाओगे, और अगर आप कर सकते हो तो कर लो, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। तो 42 मेंबर एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स, ठीक है, एंड ड्यूल यूज गुड्स, कमर्शियल एंड मिलिट्री एप्लीकेशंस एंड टेक्नोलॉजीज। देखो अब क्या 42 देश हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारे देश हैं 42। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि अगर मान लीजिए इस देश से जिसका कन्वेंशनल वेपन्स है, मतलब जो पुराने जमाने से इनके पास कोई वेपन्स है वो चल रहा है, ऐसा कोई वेपन्स, या ड्यूल यूज गुड्स, ऐसा गुड्स जो मिलिट्री में भी यूज हो सकता हो और कमर्शियल पर्पस के यूज भी हो सकता हो। यानी कि मान लीजिए अगर इस देश से कोई वेपन्स का कमर्शियल वेपन्स, सॉरी कन्वेंशनल वेपन्स, जो रीति रिवाज के तहत कोई वेपन्स है, पुराना जो प्राचीन समय से इनके यहाँ वेपन्स चल रहा है, ऐसा कोई वेपन्स बच्चों। और दूसरा, या फिर कोई ऐसा गुड्स जो कमर्शियल एंड मिलिट्री दोनों में यूज हो सकता हो। अगर ये कोई देश इस देश को ट्रांसफर करेगा, इस देश को सेल करेगा, या कोई टेक्नोलॉजी इससे संबंधित कोई टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, तो ये सारे देशों को बता देगा कि मैंने ये टेक्नोलॉजी इस पर्टिकुलर कंट्री को शेयर की है, ताकि बाकी देश भी सतेज हो जाए इसके बारे में जाने कि ये इसका क्या प्रयोग कर रहा है। तो दैट इज द वेसेनार अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें क्या, इंडिया इज ए पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स। कितने मेंबर हैं, 42 मेंबर हैं, नहीं याद करने, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंडिया इसका पार्टिसिपेटिंग स्टेट है, यानी यहाँ पार्टिसिपेट करता है। अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी भी कंट्री ने, ठीक है, अगर कोई भी कंट्री है, मान लीजिए अब इंडिया इसका पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स है, तो अगर मान लीजिए यहां से कोई वेपन्स, जो वेपन्स है या फिर ड्यूल यूज गुड्स है, इस कंट्री से इस कंट्री में आएगा, तो ये कंट्री इसको भी इंफॉर्मेशन, इंडिया को भी इंफॉर्मेशन देगा, इंडिया को भी बताएगा कि हमने ये वाला प्रोडक्ट यहां भेजा है। ठीक है, चाइना एंड पाकिस्तान आर नॉट इट्स पार्टिसिपेटिंग स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस वन इज द इंपॉर्टेंट, इंडिया एक पार्टिसिपेटिंग स्टेट है बच्चों, और जबकि चाइना और पाकिस्तान इसका पार्टिसिपेटिंग स्टेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन इज द ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है, अब ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है क्या। समझिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है। देखिए जब इराक का जो वार हुआ था 1984 में, तो उस टाइम केमिकल वेपन्स बहुत ज्यादा यूज हुए थे। क्या होते बच्चों, केमिकल वेपन्स यूज हुए। तो इन केमिकल वेपन्स के खतरे को भांपते हुए, और केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के खतरे को भांपते हुए कुछ देशों ने क्या करा, शुरुआती दौर में 15 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया, दैट इज ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। कुछ 15 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसको ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कहते हैं। एक इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, इनफॉर्मल मतलब आपसी यारी दोस्ती से बन गया ग्रुप, ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रुप बना, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ कंट्रीज, जो कुछ देश थे उनका एक ग्रुप बना, और उन देशों ने ये क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, to help member countries to identify those export which needs to be controlled so that and contributes to the spread of chemicals and biological weapons। समझिए क्या हुआ, 15 देश थे शुरुआती दौर में, ऐसे ऐसे करके 15 देश थे। ठीक है, ये 15 देशों ने क्या करा, ये क्या करते थे, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है। ठीक है, क्या था बच्चों, ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है, और ये क्या करते थे, इस तरीके का एक्सपोर्ट आइडेंटिफाई करते थे जो केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स जिसे बनाया जा सकता हो,
जिससे केमिकल्स और बायोलॉजिकल वेपन्स बनाया जा सको। अगर इनको पता लग गया, मान लीजिए इस देश ने कोई आपका कोई भी मान लीजिए किसी भी तरीके का कोई मटेरियल क्या करा है, कोई भी मटेरियल एक्सपोर्ट करा है, ठीक है, कोई मटेरियल एक्सपोर्ट करा है और वो उस मटेरियल से केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स बनाया जा सकता है, तो ये कंट्री इसको कहेंगे रिफाइनली क्या करेगा, इसको रोक देगा, ये एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है, दोबारा पढ़िएगा, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ कंट्रीज आफ्टर द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स बाय इराक इन 1984 टू हेल्प मेंबर्स कंट्रीज to identify those export which needs to be controlled so as not to contribute the spread of chemical and biological weapons। यानी केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स की स्प्रेड को फैलने से रोकने के लिए ये क्या करते हैं, मान लीजिए किसी भी कंट्री को, इनमें से शुरुआती दौर में 15 थे, अब कितने हो गए, अब 28 मेंबर हो गए, तो नहीं 42 हो गए, सॉरी, अब 42 मेंबर्स हो गए। तो मान लीजिए किसी भी नेशन को ये पता लगा कि यहां से एक ऐसा एक्सपोर्ट हुआ है और उससे केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स बन सकते हैं, तो ये जितने के जितने 42 नेशंस हैं उन सबको इन्फॉर्म कर देगा कि ये प्रोडक्ट यहां से इस नेशन से एक्सपोर्ट हुआ, इस कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ और इससे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बन सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के स्प्रेड को रोकने के लिए, उनका प्रोलिफिकेशन को रोकने के लिए, उनका प्रचार प्रसार रोकने के लिए जो ग्रुप है उसको क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पे इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अब मुश्किल है 42 कंट्री याद कर रहे हैं, नहीं याद कर रहे हैं, यहाँ पे जो याद करने वाला पॉइंट वो ये है, इंडिया इज मेंबर नाउ, भारत क्या है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का मेंबर है, ये आपको याद करने वाला पॉइंट है इसमें। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं G20 का। इस बार आपके पेपर में आया ये G20 से क्वेश्चन, ठीक है, पूछ लिया कि ये G20 एक नेशन के नाम देखे थे, उसमें पूछ लिया कि कौन सा G20 का पार्ट है या नहीं है। ठीक, अब देखिए G20 क्या है, एन इंटरनेशनल फोरम फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स फ्रॉम 20 मेजर इकोनॉमीज। जो 20 सबसे बड़ी क्या है अर्थव्यवस्था है दुनिया में, उन अर्थव्यवस्थाओं का क्या है, बेसिकली एक फोरम है, ठीक है, सरकारों का फोरम है, या और यहाँ पे क्या होते हैं, या फिर फोरम फॉर द गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं उनका बेसिकली फोरम है। ठीक है, यहाँ पर ये लोग मिलते हैं 20 मेजर्स इकोनॉमी, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 20 मेंबर स्टेट कौन कौन से, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा। अब ये 20 नेशन है, इस साल आ चुका है, अब नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, आप में से ये पूछ लेगा, आसियान जो देश है, आसियान कितने हैं, कितने नेशन है, 10 नेशन है, उन आसियान देशों में और G20 देशों में कौन कौन कॉमन है। ठीक है, आप बता सकते हैं आसियान नेशन कौन कौन से, याद है कल वाला या नहीं? चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूं आसियान का, आपको याद हो जाएगा। आसियान नेशन कैसे याद करते हैं, कितने नेशन है, 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। कैसे कैसे याद करेंगे 10 को डिवाइड कर दो 4 + 4 + 2 में, कटे कन्वर्ट बच्चों 4 + 4 + 2 में। अब देखो 4 क्या है, 4 को ऐसे लिख दो CMLV, सी से कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, याद आया। फिर 4 कौन से टूरिस्ट कंट्री हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, याद हो गया। 2 कौन से हैं, फिलीपींस एंड ब्रुनाई, याद हो गया। तो 10 के 10 नेशन। तो इन 10 नेशन में आपको ये देखना है कि G20 में कॉमन कौन कौन है। देखो, इस अर्जेंटीना कॉमन है आसियान से? नहीं। ऑस्ट्रेलिया? नहीं। ऑस्ट्रेलिया किससे है, आसियान +6 से है, ना कि आपका किससे है, आपका आसियान से, तो छोड़ दीजिए। ब्राजील? नहीं है। कनाडा? नहीं है। अच्छा, क्या G4 है, G4 में ब्राजील आता है? यस, G4 ब्राजील आता है, कल बताया था। चाइना? चाइना भी नहीं है। चाइना किसमें है, आसियान +3 में, ये भी नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी नहीं है, फ्रांस भी नहीं है। जर्मनी किसमें है, जर्मनी G4 का मेंबर है। इंडिया? इंडिया इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ आसियान, आसियान +6 का पार्ट है। इंडोनेशिया? यस, इंडोनेशिया। इटली? नहीं है। जापान? नहीं है, जापान भी आसियान +3 का है। साउथ कोरिया? साउथ कोरिया भी आसियान +3 का है। नॉट मैक्सिको, नॉट रशिया, नॉट सऊदी अरब, नॉट साउथ अफ्रीका, नॉट टर्की, ठीक है, नॉट यूनाइटेड किंगडम, नॉट यूनाइटेड स्टेट्स। तो ओनली वन नेशन दैट इज इंडोनेशिया। तो
तो याद रखना आसियान में और आपका G20 के अंदर आसियान और G20 के बीच अगर कोई नेशन है तो दैट इज बच्चों कौन सा है, दैट इज इंडोनेशिया। ठीक है, जबकि G3 में आपके काफी सारे नेशन आ जाएंगे। G3 में कौन कौन से होते थे, ऊपर वाले चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया। और G6 जो सॉरी आसियान 6 में कौन कौन से होते थे, आसियान 6 में होते थे यानी ऊपर वाले प्लस नीचे वाले दोनों, यानी आसियान के 10 प्लस 3 ऊपर वाले कौन कौन से, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, और नीचे वाले कौन कौन से थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। क्लियर है आपको? जो लोग आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इसका पार्ट फर्स्ट भी देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगी। क्लियर है आपको G20? ठीक है, एक बार ये मैप भी देख सकते हैं आप, मुझे लगता नहीं है कि इस बार क्वेश्चन आएगा, बस आपको ये याद रखना दैट इज इंडोनेशिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि इंडोनेशिया कहाँ, जी आपका जो आसियान है, आसियान में कॉमन है G20 इंडोनेशिया भी और G20 भी। क्लियर? चलिए अब बात करें गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसको GCC बोलते हैं हम, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है, सब पहले तो ये होना पता लगना चाहिए व्हाट इट इज। देखिए, इट इज ए रीजनल इंटर यानी क्षेत्रीय, रीजनल मतलब क्षेत्रीय, इंटर गवर्नमेंटल यानी सरकारों के बीच में। ठीक है, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आ गया तो किससे रिलेटेड होगी, ट्रेड से। इकोनॉमिक यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल अरब स्टेट्स of the Persian Gulf except Iraq. Iraq is not a part of, very important, Iraq is not a part of Gulf Cooperation Council। जबकि सारे के सारे जितनी भी अरब स्टेट्स हैं, all अरब स्टेट्स of the Persian Gulf। अब पर्शियन गल्फ कहां भी दिखाता हूं मैप में आपको, जितने भी पर्शियन गल्फ हैं, जो पर्शियन गल्फ है उसके जितने भी स्टेट्स हैं, अरब स्टेट्स हैं, उन सभी की क्या है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है, उसके मेंबर हैं, इराक, केवल इराक को छोड़कर। अब देखो हेडक्वार्टर कहां पे है इसका, रियाद सऊदी अरेबिया में। ये याद रखिए, रियाद सऊदी अरब में इसका क्या है बच्चों, हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, इट्स मेंबर स्टेट आर बहराम, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, अब मैं आपको इसका जो क्या नाम, जो आपको मैप के थ्रू अभी बता देता हूं, लेकिन इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मेंबर्स एंड यमन आर आल्सो मेंबर्स ऑफ द ग्रेट अरब फ्री ट्रेड एरिया, ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया जिसको बोलते हैं गाफ्ता। यानी कि आपका जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है और यमन जो है, इनके बीच में क्या एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको बोलते हैं द ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया, जिसको बोलते हैं गाफ्ता। क्या बोलते हैं बच्चों, गाफ्ता। याद रखना, गाफ्ता इज बिटवीन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और आपका यमन के बीच में। आप देखिए इसको, मैं आपको ये वाला पार्ट है, इसको मैं उठा के यहां ले आया हूं, तो ये वाला मैप अब देखो आपका क्या है, ऑल अरब स्टेट ऑफ द पर्शियन गल्फ। ये पर्शियन गल्फ है आपका। अब देखो पर्शियन गल्फ में क्या क्या है, कुवैत is a member, Bahrain is a member, Qatar is a member, United Arab Emirat is a member, Oman is a member और सऊदी अरब is a member। ठीक है, अब देखो ये आपका यमन है, इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ अडान। क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ अडान। और ये क्या है, ये कौन सा स्टेट है, बाबल मंडप। क्या है बच्चों, बाबल मंडप। ठीक, आपको ये है बाबल मंडप, ये यहाँ पे ये यहाँ बाबल मंडप है। ठीक है, अगर सऊदी, अगर आपको पानशिप से, पानी के जहाज से अगर कहां पे मक्का मदीना जाना है हज करने, तो आपको इस बाबल मंडप से जाना पड़ेगा। यहां से आप बाबल मंडप से जाएंगे ऐसे, यानी यहां से आएंगे आप गल्फ ऑफ अडान को होते हुए, बाबल मंडप से होते हुए, रेड सी को होते हुए आप यहाँ पे कहां पहुंच जाएंगे, मक्का मदीना, थ्रू किसके, थ्रू शिप यानी पानी के जहाज के थ्रू। ठीक है, तो कौन कौन मेंबर है, कुवैत इज ए मेंबर, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और सऊदी अरेबिया। अब देखो ये जितने नेशन है, ये वाले कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई। ठीक है, आप ये सारे के सारे बच्चों, ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये जो आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बनाते हैं, इनका यमन के साथ क्या है, एक जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। क्या था, फ्री ट्रेड करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, गाफ्ता। क्या बोलते हैं बच्चों, गाफ्ता बोलते हैं, गाफ्ता। ये याद रखिए, इट्स इंपॉर्टेंट।
क्लियर आपको, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज गाफ्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको बोलते हैं ओपेक। ठीक है, क्या ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऐसे देश जिनके पास पेट्रोल सरप्लस में या पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं, उन देशों का यह समूह। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, 1960 में इसकी शुरुआत हुई, कहां पे, बगदाद ईरान के अंदर। बगदाद ईरान में काफी सारी कंट्रीज हैं, क्या सभी कंट्रीज को याद करना है? नहीं, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने वाला, वो याद करना है कि इन खाड़ी देशों के अलावा, खाड़ी देशों के अलावा कौन से देश हैं जो इसके मेंबर हैं। तो क्या है, इक्वेडर और वेनेजुला। इक्वेडर और वेनेजुला। इक्वेडर कहां है? दिस वन इज योर इक्वेडर, ये हमारा इक्वेडर है, और दिस वन इज वेनेजुला। किसका पार्ट है ये? इट इज पार्ट ऑफ योर साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका का पार्ट है ये। ठीक है बच्चों, इट इज पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो इक्वेडर और वेनेजुला इज नॉट द पार्ट ऑफ, ये खाड़ी देशों में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी आपका क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री यानी ओपेक का मेंबर है। इसी तरीके से आपको याद करना है, ना कि आप सारे देश रहने लगे। जो जो चीज बता रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक, और हेडक्वार्टर कहां पे इसका? वियना। अब आपको वियना बताना है कि वियना किसके, पोलैंड के पास है, किसके पास है? यहां। ठीक है, क्लियर आपको? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ओआईसी, जिसको बोलते हैं ओआईसी। अब इसमें कितने 57 मेंबर्स हैं। क्या याद करने हैं? नहीं करने, याद ही नहीं होंगे भी तो भूल जाओगे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 57 मेंबर स्टेट्स। नहीं याद करना। मेन मोटो क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन स्टेट दैट, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या बोलती है, ये किसके लिए काम करती है? काम करती है द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम, जो मुस्लिम सभ्यता है, जो मुस्लिम धर्म है, उसकी बात करती है और कहती है ये किस लिए काम करती है? सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, जो मुस्लिम्स के सेफ गार्ड की बात करता है, उनके इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात करता है। वर्क इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। ठीक है, यानी कि मुस्लिम्स के सेफ गार्ड की बात करते हैं, उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं, और किसकी प्रमोशन की बात करते हैं? इंटरनेशनल पीस की, यानी कि शांति की, हार्मनी की, भाईचारे की बात करते हैं। इनका हेडक्वार्टर कहां पे है? इनका हेडक्वार्टर जेदा सऊदी अरेबिया में है। जेदा सऊदी अरेबिया में। और अगर मुझे पानी के जहाज से सऊदी अरब जाना है तो वो कौन सा मंडप है, वो कौन सा स्ट्रेट है? बाबल मंडप स्ट्रेट। याद रहेगा आपको, जो अभी पीछे दिखाया था मैंने, ये रहा बाबल मंडप स्ट्रेट, ये वाला रेड सी के पास थ्रू है ना। क्लियर आपको? चलिए यहाँ पे एक याद पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ओआईसी यानी कि आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन हैज परमानेंट डेलीगेशंस टू द यूनाइटेड नेशंस एंड द यूरोपियन यूनियन। ये जितने भी आपको स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट, इनको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई साल के जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उन सभी से निकाला है मैंने डेटा, तो आपको ये फायदा दे सकता है। डायरेक्ट हो सकता है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाए। तो क्या ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन का परमानेंट डेलीगेशन है किसमें? यूनाइटेड नेशन में और यूरोपियन यूनियन में। आप देख भी देते होंगे, जो बच्चे सीरियस है, सीरियस कैंडिडेट है यूपीएससी के प्रति, उनको अंदाजा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म देख लेते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इकोनॉमिक, टेक्निकल, ठीक है, मल्टी सेक्टरल, क्या है? इकोनॉमिक, मल्टी सेक्टरल, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है ये। इसका है इट्स सेक्रेटरीट इन ढाका बांग्लादेश। ठीक है, इसका सेक्रेटरीट कहां पे? ढाका बांग्लादेश में। कौन कौन मेंबर? मेंबर्स इंक्लूड्स बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक बच्चों, म्यांमार, भूटान एंड नेपाल। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी ये देश एक दूसरे को टेक्नोलॉजी एक दूसरे को देते हैं और एक दूसरे को इकोनॉमिकली मदद करते हैं। ठीक है, ट्रेड में कम ड्यूटी लगाते हैं। श्रीलंका से कोई, मान लीजिए इंडिया में कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो कम कस्टम लगाते हैं, या थाईलैंड में जा रहा है तो कस्टम कम लगाते हैं। यहाँ पे आप एक चीज और भी देख लीजिएगा, आसियान, फिर कंपैरिजन कर लीजिएगा, क्योंकि आसियान से भी क्वेश्चन नहीं आया कहीं बार से, तो कंपैरिजन कर सकते हैं आप हर को।
हर ग्रुप को आशन से कंपैरिजन करके देख लो जो आपके एशिया के अंदर है। कौन कौन मेंबर है? तो बांग्लादेश इज ए मेंबर, ठीक है बच्चों, इंडिया इज ए मेंबर, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, म्यांमार, ये रहा, ठीक है। आप देखें श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, भूटान है आपका, ठीक है, यहाँ हो गया भूटान, ठीक है, आपका नेपाल, नेपाल ये हो गया। तो दीज आर द पार्ट बेसिकली इस तरीके से, ये आपको याद रखना, दीज आर द बिम्स्टेक, ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में कुछ और आगे की ऑर्गेनाइजेशन कराऊंगा, कल और कुछ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज Rahul_economics। यहाँ पर आपके जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मेरे से चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम कॉल, और जो भी मेरी वीडियोस आती है उसका नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। और यू कैन यूज माय रेफरल कोड, दैट इज RSB1। आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे बच्चों तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कितना? 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, मुस्कुराते रहिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।